हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 हमारा स्टार्ट, जो कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन जो है, हम सीधा सीधा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बातें किए बना। मैं जानती हूँ आप सब ठीक ही रहोगे, हेल्दी ही रहोगे, तो हम ज़्यादा टाइम जो है बातों में वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्लोबलाइजेशन जो है बच्चों, हमने कई बार सुना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो हो गया है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, पहले हम विद इन द कंट्री ट्रेड कर पाते थे, अब कंट्री के बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग दी nation's economy or the country's economical activities to the world economic activity, यानी अपनी कंट्री के साथ साथ हम बाहर की कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, खुद को लिंक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसके अंदर आपका FDI, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। ओके, ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है टू कम टुगेदर, यानी कि मिक्स हो जाना आकर। तो मिक्स करना नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जाकर मिला देना। इट इम्प्लाइज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होता है, कैपिटल भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, लेबर भी होता है, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स यानी कि इंडिया सिर्फ इंडिया के अंदर ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी, इंडिया से बाहर भी जा सकते हो। US है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। लोग यहाँ से बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, जॉब करने के लिए भी जा सकते हैं, किसी तरीके की पाबंदी जो है वो नहीं है। ये होता है हमारा एग्जैक्ट ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग या फिर लिंकिंग नेशंस इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। तो मेन पर्पस ग्लोबलाइजेशन का क्या है? जितनी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है लोकल ग्रोथ के लिए, सबको एक्सप्लॉइट करो। एक्सप्लॉइट करो यानी कि उसका फ़ायदा उठाया जाए, राइट? उसका फ़ायदा उठाया जाए। क्यों सिर्फ इंडिया के अंदर ही हम चीज़ें ढूंढें? अगर दुनिया भर में अवेलेबल है, अगर कहीं और पर और हमको अच्छा एजुकेशन मिलता है तो क्या हम नहीं जाएंगे? कहीं और हमको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या हम नहीं जाएंगे? अब ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग यहाँ पर नहीं आते, वो भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ पर जॉब भी करते हैं, यहाँ पर अपनी स्टडीज़ भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो लोग यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई जो है वो भी कर लेते हैं। कुछ लोग माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पर, कुछ अलग अलग रीजंस है जो हम माइग्रेशन पढ़ेंगे तब हम उसको देख लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली यहाँ पर इंडिया से लेके इंडिया से बाहर जितनी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हम उन सबको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा अच्छे से उठाते हैं। Now the process of globalization of Indian economy gained impetus due to the यानी कि इम्पोर्टेंस उसको इसलिए सबसे ज़्यादा मिली क्योंकि लिबरलाइजेशन था इंडियन इकोनॉमी में 1991, जो कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत आया था। लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन भी और क्या हो गया, एनहांस हो गया। अब हमने लिबरलाइजेशन के मेन एलिमेंट्स देखे थे बच्चों, प्राइवेटाइजेशन के देखे थे, अब हम देखेंगे मेन एलिमेंट्स हमारे ग्लोबलाइजेशन के। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है बच्चों, ये कब आया था? ये WTO की वजह से आया था। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे आई? इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। GATT था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, गैट को जो रिप्लेस किया है वो किया है WTO ने। गैट सिर्फ एक अग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट है ना, सिर्फ एक अग्रीमेंट था, कोई एक ऐसी पूरी बॉडी नहीं थी जो सारे ट्रेड को देख सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देख सके, उन पे ऊपर नज़र रख सके, संभाल सके। तो इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स ली गई, उरुग्वे राउंड हुए, मीटिंग्स हुए, सब हुआ, फिर जाकर कहीं पर क्या हो गया, WTO का इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया। WTO आया, एक अकेली बॉडी बनाई गई जो सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेगी, ट्रेड के ऊपर ध्यान देगी, उसको नाम दे दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फेमा हम लोग देख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसने एक एक्ट को रिप्लेस किया है। वो कौन सा था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। फेमा ने किसको रिप्लेस किया है? फेरा को। याद रखो बच्चों, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कभी आया? 1999 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड फेमा इन 1999 बाय रिप्लेसिंग, देखो मैंने अभी अभी आपको बोला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा जो है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, यानी इसको चौकड़ी मार दो, कौन आ गया यहाँ पर, फेमा जो है वो आ गया। तो किसने रिप्लेस किया? फेमा ने फेरा को रिप्लेस कर दिया। कभी किया है? 1999 में। 1973 में फेरा था, रिप्लेस किया फेमा ने।
जो कि फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान दिया करता था। ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से किसी तरीके का फंड आता है किसके लिए, इंडियन कंपनीज के लिए, तो उसके ऊपर उन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना। उसी के साथ साथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर इंडियन फर्म्स का इन्वेस्टमेंट होता है बाहर, जैसे कि किसी तरीके का टेक ओवर होता है, दो कंपनी का मर्जर होता है, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, तो उनके ऊपर ध्यान देना, वहाँ के एक्सचेंज रेट्स के ऊपर ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना। होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआईज एंड ओवरसीज सिटीजन्स, अब जो है हमारे एनआरआईज होते हैं जो बाहर के होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, तो ये लोग जब आते हैं इंडिया में और ये किसी तरीके की प्रॉपर्टी अपनी इंडिया में ख़रीदते हैं जो कि ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं, तो बेसिकली ये लोगों के ऊपर भी फेरा जो हमारा फेमा जो है वो क्या करता है, नज़र रखता है। होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंडियन नेशनल्स अब्रॉड, अब बाहर के आए हुए एनआरआईज के ऊपर अगर हम नज़र रखते हैं जो इंडिया में प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इंडियन के ऊपर भी तो हम नज़र रखेंगे जो यहाँ पर रहते हैं लेकिन बाहर इनकी कई सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो फेमा जो है ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, तो ताकि करेंसी में डिफरेंसेस है कई ज़्यादा, हम किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा दे, तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक एक बॉडी को बनाकर अलॉट करके रखती है कि भाई ये काम जो है वो तुम देखोगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस द पीक कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम 150% इन 1999 टू 10%, यानी कि 150% था कस्टम ड्यूटी, उसको क्या किया गवर्नमेंट ने 1991 से जो रिड्यूस किया है सीधा 10% पर लेकर आ गई है हमारी कस्टम ड्यूटी को। अच्छा, अब तुम बोलोगे कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा कम, हाँ कम है, क्यों? पहले तो पीक कस्टम ड्यूटी रेफर्स टू जनरल कस्टम ड्यूटी ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स, यानी कई सारे आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो होती है वो चार्ज लगता है। ऑन सर्टन आइटम्स द कस्टम ड्यूटी इज 5% और इवन 0, एंड ऑन लग्जरी आइटम्स लाइक इम्पोर्ट ऑफ कार्स कस्टम ड्यूटी इज 100%, यानी कि अगर कुछ कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है 5% या फिर 0 होती है कुछ आइटम्स पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स मंगाते हो बाहर से भैया तो हमको 100% कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर पे करनी पड़ती है। द रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी हैज़ रिजल्टेड इन चीपर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, अब इसका रिडक्शन जो है इम्पोर्ट ड्यूटी का वो कम कर दिया गया, क्योंकि उससे इंडिया में इम्पोर्ट्स जो है वो क्या हो गए थे, चीप हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो गए थे, तो लोग बाहर से चीज़ें मंगाते जा रहे थे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने एफडीआई देखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 1991 से। FDI is allowed in a number of sectors which can go up to 100%, जैसे हमने देखा है कुछ सेक्टर्स में, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस में हमने देखा था, टूरिज्म में हमने देखा था, तो 100% FDI जो है वहाँ पर अलाउ किया गया था। Also, portfolio investment by foreign financial institutions has been simplified and liberalized, which in turn has given a good boost to Indian capital markets. इसी के साथ साथ फॉरेन की जो हमारी पोर्टफोलियो, फॉरेन मार्केट्स जो है हमारे, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, जहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हमारा आता है तो उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिया है हमारे कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट आता है हमारा साइनिंग ऑफ WTO एग्रीमेंट्स, ये जो मैं आपको बता रही थी WTO एग्रीमेंट्स जो गैट को रिप्लेस करके आया है। इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है वो बनाए हैं हमारे किसके अंदर, WTO में। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ये स्टोरी जो अभी अभी सुनाई थी आपकी गैट को लेकर, ठीक है, गैट को रिप्लेस किया है किसने, WTO ने गैट को रिप्लेस किया है। ओके, अब ये जो था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जैसे मैंने बोला था ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था, ये किसी तरीके की कोई बॉडी नहीं थी। WTO एक प्रॉपर बॉडी है भाई, ये गैट जो है वो सिर्फ एक अग्रीमेंट था। अच्छा, यहाँ पर अग्रीमेंट किन चीज़ों के ऊपर नहीं था, ट्रिप्स पर नहीं था, ट्रिम्स पर नहीं था, गैट्स पर नहीं था, एग्रीकल्चर पर नहीं था। अब एग्रीकल्चर में फार्मर्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, इसीलिए क्या किया था, हम लोगों ने डिमांड की कि भाई जो भी बॉडी तुम लाओगे ना, एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो ये तो सिर्फ भाई बात होती थी तुम्हारे गुड्स की, सर्विसेज की तो बात ही नहीं होती थी। सर्विस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया गैट्स को, जो कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस हमको अच्छे से पता है। गुड्स, ये अगर मैं बात करूँ तो ये गुड्स होता है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये गुड्स होता है। सर्विसेज जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। इसी तरीके से जब आप बैंक विजिट करते हो तो आपको उनकी सर्विस मिलती है, इंश्योरेंस लेते हो आपको सर्विस मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन आपको सर्विस देती है, कम्युनिकेशन आपको सर्विसेज देती है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देती है, हॉस्पिटल्स सर्विस देते हैं, होटल्स सर्विस देते हैं, रेस्टोरेंट्स सर्विस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके गुड्स में नहीं आएंगी।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होता है, और ये जो अलग जो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए वो सारे आपके सर्विसेज में आते हैं। तो सारे एग्रीमेंट तुमने गुड्स के लिए बना कर रखे हैं, सर्विसेज के लिए तो बनाए नहीं है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज जो है वो दोनों आ गया। नेक्स्ट आता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे उससे रिलेटेड भी किसी तरीके के एग्रीमेंट नहीं बने हैं, हमको कुछ पता नहीं है। फिर आते हैं हमारे ट्रिम्स, ट्रिम्स हो गए हमारे। फिर आते हैं ट्रिप्स जो कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं कि भाई ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो लिख रही हूँ मैं, ये मेरा तरीका है, ये मेरे एग्जाम्पल्स है, अगर कोई इसको कॉपी कर लेता है तो वो क्या होता है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने बनाया वो मेरी प्रॉपर्टी है, अपने विजडम का यूज़ करते हुए मैंने बनाया। इंटेलेक्चुअल मतलब अपने विजडम का यूज़ किया, अपनी अक्लमंदी का यूज़ किया और मैंने बनाया। अगर कोई आकर उसको कॉपी कर लेता है आसानी से तो फिर कैसे पता चलेगा वो मेरा बनाया हुआ है या किसी और का बनाया हुआ है, राइट। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट जो है वो आ गए थे। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब फिर से आपको लिखना है बच्चों, प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर, कैपिटल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स का घूमना। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या मिला है। बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, जैसे हमने देखा कस्टम ड्यूटीज को कई जगहों पर क्या कर दिया गया था, 5% से 0% तक लेकर आए थे, और लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में जो है वो क्या कर दिया गया था, 100% तक चार्जेस मार लिए गए थे कस्टम ड्यूटीज के। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस के लिए कैपिटल जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी तरीके की टेक्नोलॉजी अगर मैं लेकर आती हूँ अपने पास, अब ये टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करके मैं ले आई हूँ, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करूँगी, मशीन्स ले आई हूँ बाहर से, मैन्युफैक्चर करूँगी और फिर गुड्स को बेचने का काम करूँगी, तो ये तो कैपिटल गुड्स है ना जो मैं लेकर आई हूँ मशीनरी को, राइट। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब इन पर कम कर दी गई है तो इट हैज़ रिजल्टेड इन क्वालिटी इम्पोर्ट्स एट लोअर प्राइजेस फॉर इंडियन फर्म्स, तो जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स जो है वो क्वालिटी इंपोर्ट्स होने लगी और प्राइजेस भी जो थे वो क्या थे बच्चों, कम थे। विच इन टर्न हैज़ बेनिफिटेड दी कंज्यूमर, जिसकी वजह से कंज्यूमर को फायदा हुआ। अब आप बोलोगे मैम इससे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ अगर कस्टम ड्यूटी कम चार्ज हो रही है, तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कुछ फर्स्ट लेक्चर में ही आपके, जिसके अंदर अगर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो अपने आप प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, टैक्सेस कम होंगे तो प्राइजेस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो कस्टमर का होता है, यहाँ पर फायदे और नुकसान में प्रोड्यूसर तो होता है लेकिन कंज्यूमर भी होता है। Also, the reduction in custom duties on import of consumer goods has generated competition between Indian firms and imported goods, which also benefited the Indian consumers. अब इसी के साथ साथ बोला जा रहा है जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर हमारी इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटीज चार्ज होती है, जिसके ऊपर इससे हमारे कंट्री में कंपटीशन जो है इंडियन फर्म्स के बीच में और इम्पोर्टेड गुड्स के बीच में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो मैंने आपको अभी भी बताया 1999 में आया है, जिसने इंडियन फर्म्स को रेज चीपर फंड्स फ्रॉम अब्रॉड थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, GDRs लेकर आया है, यूरो बॉन्ड्स लेकर आया है। इसी के साथ साथ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है हमारी कंट्री को जब फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। It empowers the Reserve Bank of India to pass regulations and enables the Government of India to pass rules relating to foreign exchange in tune with foreign trade policy ऑफ इंडिया। यानी कि जब फेमा आया तो उसने हमारी जो सेंट्रल बैंक के RBI है उसको क्या बोला, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड बनाएगी, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बनाएगी, इन ट्यून विद किसके साथ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ। तो जो भी आपका जिस तरीके का भी एक्सचेंज होगा, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सिचुएशन में चेंजेस अगर आपके आएंगे, जैसे हमने देखा था NRIs बाहर से यहाँ आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इंडियंस यहाँ से अब्रॉड में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड गवर्नमेंट को बोल दिया गया तुम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाकर रखोगे। Examples include Tata Steel takeover of Corus, Hindalco takeover Novelis, Tata Motors takeover of Jaguar and Land Rover. The head office of FEMA
ओके तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हमको दिया है जहाँ पर हमको बोला गया है अगर इस तरीके की भी कोई एक्टिविटी होती है ग्लोबल मार्केट्स में जहाँ पर इंडियन कंपनीज किसी और के साथ मर्ज हो जाती है या फिर किसी और के साथ जॉइंट वेंचर चालू कर लेती है या किसी को टेक ओवर कर लेती है, तो ऐसी सूरतों में, ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में फेमा को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को टेक ओवर कर लेते हो, किसी को ख़रीद लेते हो, आपका कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, आपने कितना पैसा लिया है, आपने किसी कंपनी को खरीद लिया है पूरी तरीके से, तो कितने डॉलर्स में उसका बिजनेस हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को बतानी होती है। ओके द हेड ऑफिस ऑफ फेमा जो है वो कहाँ पर है, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोला गया है, इज हेडेड बाय डायरेक्टर, इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर है इनका हेड ऑफिस जो है बच्चों, वो न्यू दिल्ली में है। मेन ऑब्जेक्टिव फेमा का क्या रहा है, टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड के साथ साथ जो है पेमेंट्स के ऊपर भी क्या रखे, ध्यान रखे कि कोई भी कंट्री में इसका गलत यूज़ नहीं कर रहा है। It was also meant to help orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। इसी के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है हमारी कंट्री में किसी तरीके से ना तो उसका मिसयूज़ हो रहा है और कंट्री के डेवलपमेंट में ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होंगे, रिजर्व्स काम आ सकते हैं। इट डिफाइंस द प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज, डीलिंग्स ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। तो फेमा जो है वो क्या करती है, सारे के सारे प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन सारी ही चीज़ों के ऊपर क्या करती है, नज़र रखती है और उसी के हिसाब से क्या करती है, गवर्नमेंट को भी बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ध्यान दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट कर लो, किसके साथ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ में। ओके थर्ड बेनिफिट आता है हमारा एफडीआई का, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई is defined as an investment made by an individual or an organization in one country to a business located in another। Okay, FDI का मतलब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको दिया है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। एक इंडिविजुअल ने या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट किया है एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस में, किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस में, तो उसको बोलेंगे हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम मनी, FDI ब्रिंग्स विद इट नॉलेज, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसी के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, अगर आपने नॉलेज में लगाया है, टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, एम्प्लॉयमेंट में लगाया है, वो भी आपके FDI में काउंट होता है। FDI जो है किसी भी नेशन में तब बढ़ जाता है, स्पेशली अ डेवलपिंग वन, इट्स सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स रिसीव अ बूस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब FDI वहाँ पर आता है तब। विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ जॉब्स, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बच्चों, तो अपने आप लोगों के इनकम सोर्स जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और लोग इस तरीके से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो उनका परचेजिंग पावर जो है हमारे नेशन का क्या हो गया, और ज़्यादा एनहांस हो गया और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। FDI कुछ सेक्टर्स में हमने बार बार यही पढ़ा है 100% अलाउड है, जैसे एक्सपोर्ट्स हो गए, होटल्स हो गए, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अगर हम बात करें सर्विसेज में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एयरलाइंस, यहाँ पर FDI ने कुछ लिमिट बनाकर रखी है जो कि 26% से 74% तक लिमिट जो है FDI की यहाँ पर होती है। FDI हैज़ जनरेटेड इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एक्सपर्टीज़, यानी कि FDI ने किस चीज़ का इनफ्लो, यानी कंट्री में क्या क्या चीज़ें आई है, फॉरेन कैपिटल तो आया है, उसके साथ साथ एक्सपर्टीज़ यानी कि एक्सपर्ट के नॉलेज, टेक्नोलॉजी का आना, जो कि इंडियन पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या रही है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का किसी भी कंट्री के लिए। ये बेसिकली हमने हमारी कंट्री के लिए जो है बच्चों अब पढ़ा है कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ है। ओके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पर उसका फ़ायदा है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज़। अब डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखो बच्चों, जब बाहर से कोई कंट्री से, किसी कंट्री से अगर कोई कंपनी आती है, यहाँ पर आकर हमने उसको एंट्री दे दी, यहाँ पर आ जाओ भाई तुम यहाँ पर बिज़नेस कर लो, हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके लिए तो बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है ना, तो उनका जो बिज़नेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स का खतरे में आ जाता है। ऑल्दो फ्री ट्रेड कैन इंक्रीज अ नेशंस वेल्थ, नेशंस की वेल्थ तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है।
Local businesses must compete with MNCs that produce cheaper goods at lower cost, which puts them at a disadvantage. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लोकल बिजनेसेस होते हैं, अब अगर हम एग्जांपल ले लें जैसे कि चाइना, आपने देखा है किस तरीके से लाइट वाले दिए बेचना शुरू करते हैं। तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, जो बेचारे मिट्टी के दिए बनाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने आज वो एकदम चीप क्वालिटी भी होती है, चीप प्राइस भी होता है, तो उनको लगता है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए तो हमको यूज़ करना है, तो यही क्यों ना हम प्रेफर कर ले। तो बाहर जाकर वो नहीं खरीदते हैं, बल्कि ऐसे लाइट वाले दिए जो है वो खरीद कर लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है, और ये जो MNCs है ये तो लार्ज क्वांटिटी में बना रही है, तो इनका फ़ायदा क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में चीपर अमाउंट में क्या करती है, सेल करती है। तो नुकसान हमारे डोमेस्टिक कंपनीज का होता है, जिसका उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है। द लिबरलाइज्ड एंट्री ऑफ फॉरेन MNCs इन द इंडियन मार्केट में हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो इसका जो फॉरेन MNCs की एंट्री होती है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है, इंडियन मार्केट में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसके इफेक्ट जो है वो हमको देखने मिलते हैं। डोमेस्टिक फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद हाईली प्रोफेशनल फॉरेन MNCs। अगर आप देखो तो जो हाईली प्रोफेशनल MNCs होती है, तो हमारे लोकल प्लेयर्स जो है वो इतने अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है डोमेस्टिक प्लेयर्स को शट डाउन करना पड़ता है, और ये MNCs जो है वो मार्केट में रूल करती है। प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट में रिस्क पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सपोजिंग कंट्रीज टू फॉरेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सचेंज रेट में इन्फ्लुएंस यानी कि चेंजेस आ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट अलग हो सकते हैं। ओवरटेक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इफ दे कैन नॉट कम्पीट, तो कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, अगर काम नहीं कर पा रही है, सही से कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो उनको टेक ओवर कर लेती है हमारी ये न्यू MNCs। अनचेक्ड FDI कैन मेक अ कंट्री वल्नरेबल टू फॉरेन एलिमेंट्स लाइक डिजिटल क्राइम। अगर कुछ ऐसे लोगों को हमने हमारी कंट्री में एंट्री दे दी जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, या वहाँ के लोगों को हम नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान पूरी कंट्री को उठाना पड़ सकता है, जो कि डिजिटल क्राइम के रूप में होता है, जो आज हम बहुत हद तक क्या कर रहे हैं बच्चों, फेस कर रहे हैं। The NIP न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। 1991 के तहत लिबर्टी मिल गई थी ना, लिबरलाइजेशन मिला, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया में आने की अनुमति दे दी गई। एट प्रेजेंट FDI इज अलाउड इन सेवरल सेक्टर्स, जैसे हमने देखा है कई सारे सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। However, the MNCs are not very much interested in infrastructural development। लेकिन अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ये जो MNCs है ये इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है। प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ऐसे प्रोजेक्ट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जिनको बहुत लंबा यानी 10 साल 20 साल बन जाएंगे, तो ऐसे टाइम पीरियड में ऐसी MNCs जो होती है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होगा यहाँ पर वेटिंग पीरियड। Also, FDI results in outflow of foreign exchange due to payment of dividends and royalties। और इसी के साथ साथ FDI की वजह से क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि करेंसी जो है हमारी यहाँ से बाहर जा रही है, जिसकी वजह से डिविडेंड्स और रॉयल्टीज़ जो है वो भी हमारे हाथ से बाहर जा रही है। लास्ट जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। अब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है सारी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री को सूट करे, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना कि खुद की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। खुद पर हमको भरोसा ही नहीं होता है, हम फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं कि हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इंडिजीनियस यानी कि अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ से बाहर फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है वो सूटेबल हो हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, जो हम बोल सकते हैं बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे इंडियन मार्केट के लिए। सो नेक्स्ट वी हैव इज ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कंपेल्ड इंडियन फर्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं ये देखा है कि इंडियन फर्म्स को क्या करना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, और कॉस्ट को क्या करना है, खर्चे को क्या करना है, कम करना है। वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस कॉस्ट इज टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लीन एंड मीन, यानी कि अगर हमको ये कॉस्ट को, खर्चे को कम करना है, तो लीन एंड मीन की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करनी है, विच कुड हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखने मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में।
अब कुछ implications है जो यहाँ पर दिए है। सबसे पहला है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका क्या होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस। ओके, globalization demands that firms need to be competent. There is a pressure on the firms to improve quality and to be cost effective. ग्लोबलाइजेशन हमको क्या बोलता है, क्या डिमांड करता है, फर्म्स को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन में उतरना चाहिए, जिसके लिए उसको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कम खर्चे में अच्छा काम करो। As a result, business firms resort to labor-saving devices such as high-speed machine. अब अगर हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, खर्चा भी कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 को निकाल दिया, एक को रख दिया, भाई मशीन हमने लेकर आई है, मशीन के ऊपर बैठ, ऑपरेट कर और प्रोडक्शन करने का काम कर। तो इससे हाई स्पीड, ये लेबर सेविंग डिवाइसेस है, टाइम सेविंग डिवाइसेस है, मशीन्स को लगा दिया काम पे, आपको उतने लोगों को पैसा जो है वो देना नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपने खर्चा जो है अपना बचा लिया। लेकिन ये तो बहुत गलत बात हो गई, लेबर सेविंग डिवाइसेस लेकर आते हो तो लोगों को काम पे से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाता है। Computerization for computing, processing and analyzing information. Therefore, there is an increasing number of job cuts across various industries in India. और इसी की वजह से कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर क्या होता है, लेबर सेविंग डिवाइसेस लेकर आते हो, यानी कि लेबर को हटाकर मशीन्स लेकर आते हो, तो अपने आप ये लोगों की जॉब हाथ से चले जाती है। तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर लोगों को अपना जॉब जो है वो गंवाना पड़ जाता है। ओके, लार्ज फर्म्स जैसे कि HUL की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ग्लैक्सो, टाटा स्टील, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स इंडिया, बजाज ऑटो एंड अदर्स हैव रिड्यूस्ड देयर वर्कफोर्स थ्रू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत क्या कर दिया गया है, और एक है कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम 1990s में, और आज भी ये ट्रेंड कंटिन्यू है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है वॉलंटरी, यानी सामने से आपने क्या किया है, उनको कुछ पैसे दे दिए हैं एम्प्लॉयज़ को और बोलते हैं भाई तुम अभी क्या करो, छोड़ दो, रिटायरमेंट ले लो, रिटायर हो जाओ। कंपलसरी जहाँ पर तुमने एक एज रख दिया कि 60 के बाद तुमको रिटायर होना ही है या 50 के बाद तुमको रिटायर होना ही है। हर एक कंपनी अपना अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती कि इस एज के बाद आप रिटायर हो जाओगे अगर आप हमारी कंपनी में रहते हो, काम करते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रेंड जो है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक सेक्टर। अब लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसइन्वेस्टेड सम ऑफ द PSUs। लिबरलाइजेशन की वजह से हमने क्या किया, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने, किसमें, PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। दिस हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ वर्क फोर्स इन द पब्लिक सेक्टर, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर के जो वर्क फोर्स है उसके अंदर क्या आ गया, कमी आ गई। वर्क फोर्स यानी कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने वहाँ से काम जो है वो छोड़ दिया, यानी कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रह गए हैं अपने पब्लिक सेक्टर में काम करवाने के लिए। For instance, the employment in the public sector was 11.3 lakh in 2017, but it came down to 10.3 lakh in 2019। यानी कि अगर हम देखें तो 2017 में 11.3 लाख थे एम्प्लॉयज़ और फिर कट होकर कितने हो गए, 2019 में 10.3 लाख हो गए। The most affected public sector industry in terms of employment is the manufacturing industry, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन। यानी सबसे ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से वो कौन सी है, एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी आती है हमारी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने मिलता है एम्प्लॉयमेंट का पब्लिक सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल सेक्टर। अब ये जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कितने लोगों को, 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द कंट्री। यानी कंट्री का जितना पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 1 बिलियन अगर पॉपुलेशन है, 1 बिलियन में से 7% लोगों को क्या करते हैं, ये जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। However, the annual growth rate of employment in this sector has remained more or less stagnant during the past several years। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स में भी क्या हुआ है, स्टैग्नेंट है, यानी कि इम्प्रूव नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है। One of the reasons is the de-reservation of items reserved for small scale sector। कुछ reasons इसके हैं कि de-reservation हुआ है किसका, small scale sectors का। For instance, in 2000 there were 870 items reserved for small scale sector। यानी कि 2000 की अगर हम बात करें तो 870 ऐसे थे जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए रिजर्व किए गए थे, which now stands at about 20 items, which means about 850 items have been de-reserved from the small scale sector। यानी कि स्मॉल स्केल सेक्टर की लिस्ट से 870 थे जिसमें से 20 माइनस हो गए, तो अब सिर्फ 850 रह गए हैं जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर की लिस्ट से क्या हो चुके हैं, डी रिजर्व हो चुके हैं।
This has resulted in heavy competition for small scale units from medium and large industries, जिसकी वजह से competition small scale units में और medium and large industries में बढ़ गया है, जिसकी वजह से some of the small units have closed down, which in turn affected employment, जिसकी वजह से क्या हो गया है, कुछ small scale units को बंद हो जाना पड़ा है। अब बंद हो जाने की वजह से क्या हो गया, जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते थे वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो डाइवेस्टमेंट की वजह से कई सारे ऐसे डी रिजर्वेशंस भी आए हैं जहाँ पर कुछ सेक्टर्स डी रिजर्व हो गए, पब्लिक सेक्टर से, स्मॉल स्केल सेक्टर से हटा दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है लिस्ट से। तो अब बेचारे वो लोग जो बंद हो चुके हैं, शट डाउन करना पड़ गया है, तो लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। ये थे कुछ हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब हम सिक्के का वो पहलू देखेंगे जहाँ पर हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट या चेंजेस देखने मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर जो है उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है बच्चों। आज भी हमारा जो जीडीपी का इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की वजह से है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर हमारा एग्रीकल्चर होता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज हुआ, बढ़ गया है सर्विस सेक्टर में 20% से कितना हो गया है 30%। लेकिन देखो बच्चों, ये होने के लिए हमको कितना टाइम लगा है, 1991 से 2020 तक हमने ग्रोथ सिर्फ 10% ही दिखाई है। कितने सालों में 30 सालों में हमने सिर्फ कितनी ग्रोथ दिखाई है, चलो 30 साल नहीं तो हम 29 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स पकड़कर अगर हम चले या 29 ईयर्स पकड़कर चले तो कितना हमारा ग्रोथ दिखा है हमने, सिर्फ 10% का ग्रोथ दिखा है हमने। मेन रीजन इज द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्रोथ हमको देखने मिल रही है ये एलपीजी कॉन्सेप्ट की वजह से हमको देखने मिल रही है। फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द शेयर ऑफ इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, इंडिया की जो सर्विस थी, सर्विस में जो सर्विस एक्सपोर्ट में क्या आ गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। इन 2019-20 इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वॉज $215 बिलियन, यानी कि अगर हम बात करें इस साल की तो इंडिया के सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना रहा है, $215 बिलियन। एट प्रेजेंट इंडिया रैंक्स अमॉन्ग द टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया 10वें नंबर पर है अगर हम बात करें सर्विसेज एक्सपोर्ट की। सेकेंड आता है इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है। अब क्योंकि ट्रिम्स एग्रीमेंट आया, जो हमने देखा था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जब ये आया हमारी कंट्री में, डब्ल्यूटीओ के अंदर आया अग्रीमेंट में, मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ ट्रीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि इक्वली काउंट किया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ में। Therefore, a number of restrictions on foreign investment has been removed, जिसकी वजह से जितने भी restrictions थे foreign investment के उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। As a result, there has been an increase in FDI in India, जिसकी वजह से इंडिया में FDI क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया, which resulted in increase in employment opportunities। अब FDI बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगी, employment opportunities भी और ज़्यादा बढ़ते जाएगी। कहाँ पर, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, शहरों में। Although the foreign MNCs make use of capital intensive and labor saving technologies, yet they provide employment to people, especially the skilled workforce। भले हम capital intensive की बात करें या फिर हम labor saving technology की बात करें, जहाँ पर हम मशीनों को completely क्या करते हैं, मशीनों को लेबर से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एफडीआई में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और भी दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स हैं उनको और ज़्यादा काम जो है वो दिया जा रहा है। जो हमारा लास्ट इम्पैक्ट है पॉजिटिव, वो है हमारा इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को हायर करना क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल लेबर हैज़ इंक्रीज्ड। Increasing trend of contractual and casual labor has reduced the grip of trade unions over the management of firms। अब कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया जो परमानेंट बेसिस पर नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करेंगे। 2 साल या 3 साल या 5 साल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। इससे फ़ायदा क्या हो गया, किसी भी तरीके की ट्रेड यूनियंस जो है वो फॉर्म नहीं होगी। जब ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं होगी तो अपने आप मैनेजमेंट के ऊपर किसी तरीके का भार जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग कभी भी उठकर स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड यूनियंस तो है ही नहीं हमारे पास। हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स या वर्कर्स को हायर करके उनसे काम करवा रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सम फर्म्स रिसोर्ट टू आउटसोर्सिंग जॉब्स विच हैज फर्दर वीकन द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। अब इसी के साथ साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करना शुरू कर दिया है, आउटसोर्सिंग जो है वो करना शुरू कर दिया है कि ये हमारा एक प्रोसेस है, हमने किसी और को काम दे दिया, किसी कंपनी को हायर कर दिया। बीपीओस जो है हमने देखा है कई बार उनको काम दे दिया जाता है, तो अब उनको काम दे दिया गया तो वो खुद ही इस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, हायर करेंगे अपने पास से लोगों को। तो ट्रेड यूनियंस फॉर्म ही नहीं होगी, जब ट्रेड यूनियंस ही फॉर्म नहीं होगी तो अपने आप कंपनी को किसी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड था किसका, हमारे ग्लोबलाइजेशन का, जो कि एम्प्लॉयमेंट पे होता है। तो नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा माइग्रेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन डिटेल्स में थोड़ा सा इसके टाइप्स, इसका इफेक्ट, इसके कॉजेज जो है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।